मङ्गलं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा सारांश। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी फिलहाल हमारे चैनल पर हमने पटवार भर्ती परीक्षा के सारे सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम के सभी वीडियो उपलब्ध करवाए थे, जिससे बच्चों को परीक्षा के अंदर बहुत हेल्प हुई और मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस हमारे जो है वीडियो के अंदर से ही आए हैं। उसी सीरीज को हम आज नई सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं और आज से हम हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा जो कि सितंबर माह में होने वाली है और बम्पर पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के कुल पदों की संख्या अब 53,749 हो गई है, जो पहले 52,453 थी। अब ये पदों की संख्या बढ़ गई है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद जो हैं 48,199 है और अनुसूचित क्षेत्र के पद 5,550 है। बम्पर पदों पर यह भर्ती निकाली गई है और बम्पर मौका युवाओं के पास है कि इस भर्ती के अंदर अपना स्थान सुनिश्चित करें और इसी स्थान को सुनिश्चित करने के लिए उनकी तैयारी को जीत में बदलने के लिए शिक्षा सारांश की जो टीम है आपके लिए प्रतिबद्ध है। और आज से हम हमारे इसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के सिलेबस पर हम पूरी तरीके से फोकस्ड रहेंगे और पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 की संशोधित परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम। जैसा कि तैयारी करने वाले छात्रों को पता ही होगा, लेकिन जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो हमें उस पर एक नजर डालनी जरूरी होती है। तो देखिए, सामान्य हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वो 20 अंकों की वेटेज रखता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पाठ्यक्रम को शिक्षा सारांश आपके लिए पूरा सिलेबस अवेलेबल करवाएगा। टॉपिक जो है पूरे आपको एनालिसिस करके समझाए भी जाएंगे और उसके सुपर इंपॉर्टेंट जो है PYQs भी करवाए जाएंगे। तो हिंदी का पाठ्यक्रम का जो सीरीज है वो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए, इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी भी है आपके पाठ्यक्रम के अंदर। सामान्य ज्ञान आपके 70 अंकों का है और सामान्य गणित आपके 15 अंकों की है। देखिए, आज से हम हिंदी का पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं। संशोधित पाठ्यक्रम सभी बच्चों ने डाउनलोड किया होगा, लेकिन फिर भी आप एक नज़र इस पर डाल दीजिए, जो 20 अंकों की वेटेज रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर जब हम उसकी तैयारी करते हैं, हमारे लिए एक एक अंक जो है वो बहुत मायने रखता है। तो 20 अंक जो है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। सामान्य हिंदी को इस प्रकार से आप इग्नोर अगर करते हैं, ये सोचते हैं कि बहुत सरल होगी, तो ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। क्योंकि अभी जो परीक्षाओं का ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं हिंदी के अंदर, तो बच्चों के लिए वो बड़ी मुसीबत बन के खड़े हो रहे हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए शिक्षा सारांश की टीम आपके लिए पूरा सिलेबस अवेलेबल करवाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और शेयर भी करें। तो देखिए, ये जो हमारा सिलेबस है 2025 की भर्ती परीक्षा का, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है देख लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण, तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द, संधि, अर्थ प्रकार, संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, काल के प्रकार, मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान। देखिए, ये जो भर्ती परीक्षा है, ये जो सामान्य हिंदी का सिलेबस आपको दिखाया गया है इसके अंदर, ये वही सिलेबस है जो बहुत सी भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे कि आप अगर SI की भर्ती की परीक्षा तैयारी करते हैं या डेप्यूटी जेलर की परीक्षा की तैयारी करते हैं, अन्य अभी जितनी भी लगातार परीक्षाएं हो रही है, सामान्य हिंदी एक ऐसा विषय है जिसे अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए ये तैयार हो जाता है। तो किसी भी टॉपिक को छोटा या बड़ा ना समझते हुए हम हर एक टॉपिक को इंपॉर्टेंस देते हुए ये जो है सिलेबस हम कवर करेंगे। इसमें से संधि, उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और मुहावरे, लोकोक्ति और अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द, ये जितने सारे टॉपिक आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है। पटवार भर्ती परीक्षा हो या कोई भी भर्ती परीक्षा हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा हो या कोई भी भर्ती परीक्षा क्यों ना हो, सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम वही रहता है। तो ये सारे ही वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। जिन्होंने नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देखें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें।
इसके अलावा जो सारे टॉपिक्स रह रहे हैं उन्हें हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसी श्रेणी के अंदर सबसे पहला हमारा टॉपिक जो सबसे सरल समझा जाता है और सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी करता है उसका नाम है संज्ञा। देखिए संज्ञा टॉपिक जो है आज से हम उसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा शब्द जो है अपने अंदर नाम को स्पष्ट कर रहा है। संज्ञा किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी भाव का नाम हो सकता है। तो जहां भी नाम की बात आती है उसे संज्ञा कहते हैं। लेकिन संज्ञा के जो प्रश्न आते हैं वो इतने सरल नहीं आते हैं, तो इसलिए हम इस टॉपिक को भी पूरा अच्छे से समझेंगे आज। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। संज्ञा जिसे अंग्रेजी में नाउन कहते हैं वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा से हम नाम को देखते हैं। इन सभी नाम पदों को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, दिल्ली, आम, मिठास या गाय। श्याम किसी व्यक्ति का नाम है, दिल्ली किसी स्थान का नाम है, आम किसी वस्तु का नाम है, मिठास किसी भाव का नाम है और गाय जो है किसी पशु का नाम है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सारे ही शब्द किसी न किसी नाम को प्रकट करते हैं, इसीलिए इसे नाम संज्ञा या संज्ञा के नाम से जाना जाता है। इसके मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। परंतु प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं। देखिए सामान्य सा प्रश्न अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो हमें 3 पर जो है वो निशान लगाना है, राइट करना है और उसी ऑप्शन को गोला भरना है। लेकिन अगर प्रयोग के आधार पर हमें पूछा जाता है तो हमें यह ध्यान रखना है कि संज्ञा 5 प्रकार की मानी गई है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद माने गए हैं। एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और एक होता है समूहवाचक संज्ञा और तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से हमें संज्ञा को 5 भागों के अंदर हमने बांटा है, उसके 5 भेद किए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के भाव के नाम को प्रदर्शित करने वाला शब्द है, जैसा कि हमने इस बात को पढ़ लिया। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट संज्ञा से रिलेटेड क्या होता है? पद और संज्ञा। पद क्या होता है? देखिए पद जो होता है हिंदी के अंदर वह शब्द होता है जो वाक्य में प्रयुक्त होकर किसी नियम से जुड़ जाता है, किसी न किसी नियम से जुड़ जाता है, वाक्य में प्रयुक्त होता है। जैसे अगर हम बोलते हैं श्याम, तो अगर हम सिर्फ श्याम ही बोलते हैं तो वो पद ना होकर के वो सिर्फ शब्द है। क्या है? शब्द है। ठीक है। और अगर मैं बोलती हूं कि श्याम विद्यालय गया, तो यहां ये जो श्याम है ये शब्द नहीं रह गया, ये पद में कन्वर्ट हो गया है, ये पद में बदल गया है। जैसे ही वाक्य के अंदर इसका प्रयोग किया गया तो ये बहुत सारे जो है हिंदी के व्याकरणिक नियमों से जुड़ गया और ये पद कहलाया। तो देखिए हिंदी में पद जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रियापद और अव्यय पद। तो वाक्य में नाम बताने वाला शब्द जब कार्य करता है तो उसे संज्ञा पद कहते हैं। देखिए अब जब हम बात करते हैं कि श्याम विद्यालय गया, तो इस वाक्य के अंदर श्याम जो है वो क्या कर रहा है? नाम को प्रदर्शित कर रहा है, किसी व्यक्ति के नाम को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये नाम संज्ञा कहलाता है या संज्ञा पद कहलाता है। अब हम संज्ञा की पहचान कैसे करें? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला आया है। अगर शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम पता चलता है तो वो संज्ञा है। बिल्कुल सिंपल चीज है। जिसकी गिनती की जा सके या न की जा सके वह भी संज्ञा हो सकती है। तो इस प्रकार से संज्ञा जो है अगर गिनती के आधार पर देखी जाए तो ये 2 प्रकार की मानी गई है, गणनीय और अगणनीय। गणनीय यानी जिसकी गिनती की जा सके, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, और अगणनीय जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, अनकाउंटेबल नाउन्स होती है। संज्ञा के प्रकार देखिए अगर हम बात करते हैं तो संज्ञा प्राणीवाचक होती है, जैसे जो किसी जीवित प्राणी के नाम को दर्शाती है, जैसे बच्चा, आदमी, गाय, राम या पक्षी। अप्राणीवाचक भी होती है जो किसी निर्जीव वस्तु या स्थान का नाम होता है, जैसे मेज, घर, ट्रेन, रोटी या पहाड़। और भाववाचक संज्ञा तो हमें पता ही है, किसी भावना, गुण या स्थिति, अवस्था को व्यक्त करती है, उसे भाववाचक कहते हैं। गणनीय अगणनीय की बात हम कर चुके हैं, जिसकी गिनती कर सकते हैं, जैसे आदमी, केला और पुस्तक। ये कुछ ऐसी उदाहरण हैं जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। और अगणनीय यानी जिनकी गिनती ही नहीं की जा सकती, जैसे दूध, हवा और प्रेम। दूध की गिनती नहीं की जा सकती, उसका मापन किया जा सकता है। हवा की गिनती नहीं हो सकती और प्रेम की भी गिनती नहीं हो सकती। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अगणनीय होते हैं, वो भी संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। अब हम जैसा कि ऊपर पढ़ चुके हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक।
इसको अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक को प्रॉपर नाउन कहते हैं, जातिवाचक को कॉमन नाउन, द्रव्यवाचक मटीरियल नाउन, समूहवाचक को कलेक्टिव नाउन और भाववाचक को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से भी जाना जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये बहुत ही सरल सा टॉपिक लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि इस वीडियो के अंदर मैंने 50 PYQ संज्ञा टॉपिक के कलेक्ट किए हैं, जो कि पिछली भर्ती परीक्षा 2011 से 24 तक के सालों के अंदर पूछे गए हैं, और आप देख के चक्कर खा जाएंगे कि किस प्रकार से आपको संज्ञा के प्रश्न, जो संज्ञा टॉपिक इतना सरल दिखाई देता है, वो संज्ञा टॉपिक कितना मुश्किल होकर के हमारे लिए परीक्षा के अंदर सामने आता है। इसीलिए इस टॉपिक को इग्नोर ना करते हुए बहुत इंपॉर्टेंस दें और पूरा वीडियो ध्यान से देखें। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयुक्त शब्द होते हैं, जैसे कि राम, दिल्ली, रामायण या गंगा। किसी विशेष व्यक्ति के लिए जो नाम प्रयुक्त में लाया जाता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। देखिए कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम राम, श्याम, मोहन, सोहन, सुरेंद्र, महेंद्र, जितेंद्र कुछ भी हो सकता है। जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी के नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देश, जितने भी देश हैं, भारत है, चीन है, भूटान है, अमेरिका है, नेपाल है, जापान है, सभी देशों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि पर्टिकुलर जो है वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं नाम। महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और हिंदी महीनों के नाम भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में माने जाते हैं। मैं जितनी भी चीजें आपको बता रही हूँ ये सभी चीजें परीक्षाओं के अंदर पूछी जा चुकी है, इसीलिए ये मैंने आपको उदाहरण के रूप में यहाँ बताई है। पर्वतों के नाम हिमालय है, सतपुड़ा है, सह्याद्री है, कितने भी पर्वत क्यों ना हो, सभी के जो पर्टिकुलर नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। महासागरों के नाम जैसे हिंद महासागर, लाल सागर, पैसिफिक सागर, जो भी जितने भी सागर हैं उन सभी समुद्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक। ग्रंथों के नाम जैसे मैंने 2 इंपॉर्टेंट नाम लिए हैं, रामायण और महाभारत, कोई भी ग्रंथ हो सकते हैं जैसे कि भगवत गीता है या अन्य कोई भी ग्रंथ हो, उन सभी के नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐतिहासिक घटनाओं के नाम भी जैसे कि 1857 की क्रांति और जलियांवाला बाग। तो इस प्रकार से हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर सिर्फ राम, श्याम, मोहन नहीं आते हैं, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी वस्तु का नाम या किसी भी व्यक्ति का नाम, पर्टिकुलर जब हम नाम की बात करते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। अगली बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। तो किसी जाति या वर्ग का बोध करवाने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो किसी पूरे जाति का, पूरे ही समूह का बोध करवा रहे हैं, उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, पर्वत। लड़का शब्द बोल देने से इस दुनिया में जितने भी लड़के हैं उन सबके बारे में हमें बोध हो जाता है। नदी बोल देने से नदी क्या होती है ये हमें समझ में आ जाता है। तो नदी ऐसा शब्द है, अगर हम नदी का नाम ले लें कि गंगा नदी, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, और नदी सिर्फ नदी शब्द लें या पर्वत लें तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जातिवाचक संज्ञा 2 भेद मानी गई है, एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और एक है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, जैसे देखिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मटीरियल नाउन, किसी धातु, तरल पदार्थ को दर्शाने वाले शब्द। कुछ ऐसे शब्द जो या तो कोई धातु हो या कोई लिक्विड चीज हो या कुछ ऐसी चीज हो जिससे जो मतलब कुछ अलग सी चीजें बन सकती है, जैसे गेहूं, घी, चावल और सोना। जो शब्द किसी पदार्थ, द्रव्य, धातु या सामग्री का बोध करवाते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए ऐसी संज्ञाएं होती है जिन्हें गिना नहीं जा सकता लेकिन मापा या तोला जा सकता है। तो देखिए ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा है ये क्या होती है, ये अगणनीय होती है। अब देखिए आप ऊपर कह रहे थे ना कि द्रव्यवाचक संज्ञा हाँ हिंदी में प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन उसका नाम क्या है, अगणनीय द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि इसको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन इनकी हम गिनती नहीं कर सकते। उदाहरण के रूप में हम अगर देखते हैं तो देखिए गेहूं, घी, चावल, सोना, चांदी, तांबा, ऊन और दूध, ये सभी चीजें जो वस्तुएं हैं ये सभी गिनने योग्य वस्तुएं नहीं है। इन सभी वस्तुओं की मेजरमेंट होती है, मापा जाता है, इन्हें तोला जाता है। जैसे गेहूं एक खाद्य पदार्थ है, उससे कई प्रकार की चीजें बनाई जाती है। गेहूं के आटे से रोटी बनाई जाती है, गेहूं को बारीक पीस के दलिया बनाया जाता है और बहुत सारी चीजें और भी वैरायटी बनाई जाती है। सोना है, आभूषण निर्माण में प्रयुक्त कीमती धातु है। सोने की चेन बनाई जाती है, सोने के कंगन बनाए जाते हैं, सोने की बहुत सारे गहने बनाए जाते हैं। ऊन सर्दियों के वस्त्रों के निर्माण की सामग्री और दूध एक पेय द्रव्य जो मापा जाता है लीटर के अंदर। तो देखिए इस प्रकार से ये द्रव्यवाचक हो गई। अगला है समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है
समूह का मतलब क्या होता है? ग्रुप। जो हमें ऐसे शब्द जो पूरे ग्रुप की, पूरे समूह की जानकारी देते हैं, किसी समूह, समुदाय या संस्था का बोध करवाने वाले शब्द, जैसे सेना। सेना शब्द जो है ये नित्य एक वचन है लेकिन पूरे बहुवचन का बोध करवाता है। सेना यानी सैनिकों का समूह। पुलिस, पुस्तकालय, पुस्तकें रखने का समूह। जो शब्द किसी समूह, समाज, संस्था, कई व्यक्तियों की एक इकाई को दर्शाते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सेना देखिए, सैनिकों का संगठित समूह। पुस्तकालय, पुस्तकों का संग्रह। आयोग, कई सदस्यों से बनी संस्था। परिवार, एक साथ रहने वाले व्यक्तियों का समूह। और झुंड, पक्षियों या जानवरों का समूह। इस प्रकार से देखते हैं, अगर हम कक्षा की बात करें तो कक्षा भी इसी में आता है, छात्रों का समूह। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ऐसे शब्द जो पूरे ही ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं वो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और पांचवी जो है हमारी भाववाचक संज्ञा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है संज्ञा टॉपिक के अंदर। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है भाववाचक संज्ञा के संज्ञा टॉपिक से पूछे गए हैं और इतने घुमा घुमा के पूछे गए हैं कि आपका दिमाग भी घूम जाएगा। लेकिन अगर हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखा तो हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। भाववाचक संज्ञा की बात करें, जो शब्द किसी भाव, अवस्था, गुण या दशा को व्यक्त करते हैं। कोई भी मन का भाव है, आपके अवस्था है तो, या गुण है या दशा है, उसे व्यक्त करने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और काम की पते की बात यह है कि ये जो शब्द होते हैं, ना तो इन्हें हम देख सकते हैं, ना इन्हें हम छू सकते हैं। ना तो इन्हें हम देख सकते हैं, ना तो इन्हें हम छू सकते हैं। भाववाचक संज्ञा के जितने भी शब्द हैं ये सिर्फ और सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। तो अगर आपने ये शब्द को पकड़ लिया तो आपको भाववाचक संज्ञा कौन सी है, कौन सी नहीं है, यही प्रश्न आ रहे हैं, लगातार यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस प्रकार के किसी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, बुढ़ापा ये जीवन की एक अवस्था है। तो देखिए, हमने बात की थी ना अवस्था की, तो अवस्था आ गई। मानसिक दशा, ये दशा को व्यक्त कर रहा है। क्रोध एक मानसिक दशा है। मिठास स्वाद का गुण है, ये गुण को व्यक्त कर रहा है। और हर्ष, यौवन, मोटापा, ये सब क्या है? हर्ष या यौवन या मोटापा ये क्या है? युवा होने का भाव है, यौवन। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो शब्द हैं, ये शब्द जो किसी गुण को, दशा को, अवस्था को व्यक्त करते हैं, लेकिन इन्हें देख और छू नहीं सकते, लेकिन इन्हें महसूस जरूर कर सकते हैं। अब देखिए, स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती है जिनके साथ में कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा होता। जैसा कि मैंने यहाँ उदाहरण के रूप में लिया, प्रेम, प्यार, भय, रोग, संसार और स्नेह। ये जो मूल शब्द हैं ये भावों को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञाएं कहलाएगी, लेकिन स्वतंत्र रूप से है, अभी इसमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के अंत में जुड़ते हैं और शब्द में एक विशेष अर्थ ला देते हैं। अब जैसे प्रेम शब्द है, उसमें ई जोड़ दिया तो क्या बन गया? प्रेमी, प्रेम करने वाला। संसार में ई जोड़ दिया तो क्या बन गया? संसारी। प्यार में आ जोड़ दिया तो प्यारा। तो देखिए, भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं भी होती है और प्रत्यय से जुड़ने वाली भाववाचक संज्ञाएं भी होती है। दोनों प्रकार के जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट नया प्रकार की ये जो संज्ञा के प्रश्न हमें पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं के अंदर, तो इसे भी हम जान लेते हैं। क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा यानी वर्ब बेस्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये देखिए, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो साथ साथ थोड़े अंग्रेजी शब्दों को भी जाने, ताकि जब अंग्रेजी आप पढ़ेंगे, क्योंकि अंग्रेजी भी हमारे पाठ्यक्रम के अंदर सम्मिलित है, तो पढ़ते समय हमें दिक्कत ना हो। क्रियार्थक यानी क्रिया के लिए ऐसे शब्द जो क्रिया के रूप में हो लेकिन वो संज्ञा के रूप में बन के आए हैं, वाक्य के अंदर संज्ञा रूप में आ गए हैं क्रिया शब्द, तो वो कोई क्रिया शब्द वाक्य में कर्ता बनकर प्रस्तुत हो गया है तो वो क्रियार्थक संज्ञा कहलाता है। जैसे घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। राम नहीं है, मोहन नहीं है, नदी नहीं है, पहाड़ नहीं है। घूमना शब्द जो है, ये घूमना शब्द किसे व्यक्त कर रहा है? ये क्रिया को व्यक्त कर रहा है, लेकिन यहाँ ये क्या बन के आया है? ये क्या बन के आ गया है? ये संज्ञा बन के आ गया है, तो ये क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगी। पढ़ना एक अच्छा काम है, तो यहाँ पढ़ना क्या है? क्रिया, लेकिन यहाँ संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है, तो इस प्रकार से ये देखते हैं हम, क्रियार्थक संज्ञा भी होती है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं कि देखिए कि संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाइए, या विशेषण से बनाइए, या सर्वनाम से बनाइए। तो इस प्रकार के प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो हम देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम कुछ प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो वो भाववाचक संज्ञा, जैसे कि युवा। युवा क्या है? एक जाति है। जितने भी
युवा लोग होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा, युवा शब्द जो होता है जातिवाचक होता है, लेकिन अन प्रत्यय जोड़ देने से यौवन शब्द जो बना है ये बन गया है भाववाचक संज्ञा। पुरुष जो है ये एक जाति है, ठीक है, इसमें त्व प्रत्यय जोड़ दिया, पुरुषत्व बन गया, और ये पुरुषत्व क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा। नारी एक जाति है, त्व प्रत्यय जोड़ने से नारीत्व बन गया, तो ये जातिवाचक संज्ञा से क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा बन गई। बहुत इंपॉर्टेंट, सर्वनाम से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे देखिए अहम प्लस कार, अहंकार बन गया। अहम शब्द, मम शब्द, ये सारे ही शब्द जो सर्वनाम शब्द हैं, अहम यानी मैं, अहम का अर्थ क्या होता है, मैं। अपना प्लस त्व, अपनत्व बना है, ये भी सर्वनाम से। मम प्लस ता, ममता बना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। देखिए मीठा शब्द जो है विशेषण है, मीठा जो है विशेषण है, किसी गुण को प्रदर्शित कर रहा है। आस प्रत्यय मिलाने से मिठास शब्द बन गया, ये भाववाचक बन गया। सुंदर, सुंदर होना किसी का गुण है, विशेषता है, उसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया, सुंदरता, ये भी भाववाचक संज्ञा बन गया। चतुर शब्द में ये प्रत्यय चातुर्य बनाने का, ये जो शब्द बने हैं ये विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं हैं। क्रिया से भी देखती है, खोज, खोज में ना जोड़ देते हैं तो खोजना बन जाता है। रंग में त जोड़ देते हैं तो रंगत बन जाता है। सी में ना, सीना या सिलाई बन जाता है। अब देखिए क्रिया से भी बनते हैं, विशेषण से भी बनते हैं, सर्वनाम से भी बनते हैं, जातिवाचक संज्ञा से भी बनते हैं, और देखिए अव्यय से भी बनते हैं। जैसे निकट से ता जोड़ने पर निकटता बन जाता है। शाबाश में ई, शाबाशी। समीप में य, सामीप्य। तो देखिए अव्यय ऐसे शब्द हैं जो कभी अपना स्वरूप परिवर्तित नहीं करते हैं, वो भी शब्द में प्रत्यय अगर हम जोड़ देते हैं तो वो भी भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। तो भाववाचक संज्ञा जो है ये बहुत ज्यादा जो है पूछी जाती परीक्षाओं के अंदर। अब देखिए संज्ञा से जुड़े कुछ विशेष नियम आपको जान लेने बहुत जरूरी है। ये सभी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में बहुत काम आने वाली है। नियम नंबर 1 देखिए, यदि वाक्य की शुरुआत ओकारांत शब्द से हो, ओकारांत यानी जहां ओ की मात्रा आ रही हो, ओ की मात्रा जिस शब्द के अंत में हो, ओ की मात्रा जहां अंत में हो, अगर वाक्य की शुरुआत में ऐसा शब्द हो जिसमें ओ की मात्रा लगी हुई हो तो वो जातिवाचक संज्ञा होता है। इसका ये नियम है, ये आपको याद रखना है, देखना। जैसे हंसतों को मत रुलाओ, हंसतो शब्द के अंदर ओ, हंसतो ओ दिखाई दे रहा है ना, तो ये ओ शब्द अगर वाक्य की शुरुआत में है तो अगर आपको पूछ लेंगे कि इस शब्द में कौन सी संज्ञा है तो आपको याद रखना है कि जातिवाचक संज्ञा है। जैसे रोतों को हंसाओ, तो आप सोचेंगे रोना तो एक भाव है, लेकिन भाव नहीं है, हंसना यहाँ भाव नहीं है। अगर ओ की मात्रा वाक्य की शुरुआत में ही आ गई है और आपसे अंडरलाइन करके पूछ लिया गया है तो आपको याद रखना है हंसतो शब्द यहाँ किसको प्रकट कर रहा है, हंसते हुए लोगों। हंसतो शब्द से क्या प्रकट हो रहा है, हंसतो से भाव नहीं प्रकट हो रहा है, हंसने वाले लोगों, ये शब्द को, ये अर्थ को प्रकट कर रहा है, ये उन समूह को प्रकट कर रहा है, जाति को प्रकट कर रहा है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ओ, शॉर्ट ट्रिक है कि ओ शब्द अगर शुरू में ही आ गया है और पूछ ले कौन सी संज्ञा है तो आपको याद रखना है जातिवाचक संज्ञा। नियम नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा जब व्यक्ति विशेष को इंगित करती है, जातिवाचक संज्ञा जब किसी व्यक्ति विशेष को इंगित करती है तो वो क्या बन जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि उदाहरण देखिए, नेताजी शब्द जातिवाचक है क्योंकि नेता एक प्रकार के बहुत सारे लोगों का समूह होता है जो सभी भाषण देते हैं, जनता के लिए कार्य करते हैं। सरदार है, गांधी है, ये सभी शब्द जो है जातिवाचक है। लेकिन जब व्यक्तिवाचक व्यक्ति को इंगित कर रही है, जैसे यहाँ देखिए नेताजी ने नारा दिया, तो ये पर्टिकुलर किसी नेताजी ने नारा दिया तो उसी पर्टिकुलर व्यक्ति को इंगित कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। सरदार लौह पुरुष कहलाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही है तो यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रदर्शित कर रहा है। गांधी अहिंसा के पुजारी थे तो महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं जो अहिंसा के पुजारी थे। तो देखिए जब ये क्या होता है, व्यक्ति विशेष को, जब ये जातिवाचक संज्ञाएं भी जब व्यक्ति विशेष को इंगित करती है तो व्यक्तिवाचक में कन्वर्ट हो जाती है। नियम नंबर 3 देखिए, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन होती है। सुपर इंपॉर्टेंट नियम, आपको ध्यान ही रखना है और इसको रट के रख लेना है क्योंकि ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा हमेशा नित्य रूप से एक वचन में होती है, इसके शब्द कभी बहुवचन में नहीं होते। व्यक्तिवाचक तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को बताएंगे तो एक वचन ही होंगे, लेकिन भाववाचक संज्ञाएं भी नित्य एक वचन होती है, इसे हमें ध्यान रखना है।
इन्हें बहुवचन बनाने पर, अगर हम इन्हें बहुवचन बनाने का प्रयत्न करते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे अगर हम विभीषण शब्द की बात करें तो विभीषण एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का नाम है, लेकिन विभीषणों शब्द अगर हमने इसमें क्या कर दिया, बहुवचन बनाने की कोशिश की, विभीषण का विभीषणों बनाया, तो ये भाववाचक संज्ञा बन गई। प्रार्थना और प्रार्थनाएं, प्रार्थना शब्द एक वचन था और प्रार्थनाएं बहुवचन, तो देखिए जिस प्रकार से हमने व्यक्तिवाचक से भाववाचक बना दिया बहुवचन करके। नियम नंबर 4, विशेषण जब आकारांत हो, यानी विशेषण शब्द के अंत में अगर आ की मात्रा आ रही हो और उसको अगर हम ओ बना देते हैं, आ की मात्रा को अगर ओ बना देते हैं बहुवचन करते समय, तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे छोटा का छोटो और बड़ा का बड़ो। छोटा शब्द जो है वो विशेषण है और छोटो शब्द है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। बड़ा शब्द जो है विशेषण और बड़ो शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। 5वां नियम देखिए, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा समान गुण को दर्शाती है, एक जैसे गुण को बताती है, तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कश्मीर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी स्थान विशेष का नाम है। अगर हम उदाहरण के रूप में लेते हैं, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का कश्मीर है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उस कश्मीर शब्द को क्या बना रहे हैं, हम उसको बना रहे हैं जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि जैसा गुण कश्मीर में है, जितनी सुंदरता कश्मीर में है, उतनी सुंदरता उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी है। तो ये जो व्यक्तिवाचक है ये जातिवाचक में कन्वर्ट हो गई। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। जिस प्रकार से शेक्सपियर जो है वो दुनिया में नाम कमा रहे हैं, उसी प्रकार से कालिदास ने भी भारत में इस प्रकार के कुछ ग्रंथ लिखे हैं जो वो भारत के शेक्सपियर कहलाए। सीता और सावित्री व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। सीता और सावित्री घर घर में पाई जाती है। अब यहाँ सीता और सावित्री, उन पर्टिकुलर सीता और सावित्री का नाम नहीं है, जो राम की पत्नी सीता थी उनका नाम नहीं है। सीता और सावित्री घर घर में पाई जाती है, यानी हर महिला को सीता और सावित्री की उपमा दे दी गई, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई समान गुणों के कारण। संज्ञा के पद परिचय की बात करें तो ये बहुत बार पूछा जाता है, राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पे 3 संज्ञाएं हैं, एक है राम, एक है रावण और एक है बाण। इन तीनों की अगर हम बात कर लेते तो राम क्या है, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि व्यक्ति विशेष का नाम है, पुल्लिंग क्योंकि ये पुल्लिंग है, एक वचन है, और कर्ता कारक है क्योंकि ये कारक। ये देखिए संज्ञा जो है इन सब चीजों से जुड़ी हुई है। रावण जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है लेकिन कर्म कारक है। बाण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है लेकिन कर्ण कारक है क्योंकि बाण से मारा, तो इसके साथ से चिन्ह जुड़ा हुआ है। लिंग की बात करें तो देखिए लिंग जो है सभी को पता है, वह श्रेणी है जिसमें स्त्री और पुरुष में अंतर समझा जाता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 प्रकार के होते हैं। लड़का कवि अभिनेता पुल्लिंग हो गए, लड़की कवियत्री और अभिनेत्री स्त्रीलिंग हो गए। वचन की बात करें तो वचन से पता चलता है कि संज्ञा एक है या अनेक। जैसे एक वचन पुस्तक और गाय है, बहुवचन पुस्तकें और गायें हो गई। बेटी स्कूल जाती है और बेटियां स्कूल जाती हैं, मक्खी बैठी है और मक्खियां बैठी है। अब हम बात करते हैं कारक की, तो ये आप कभी ना समझे लिंग वचन और कारक संज्ञा से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका परिचय देना थोड़ा सा जरूरी था। कारक को केस कहते हैं अंग्रेजी में। कारक वह रूप है जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ता है। संज्ञा को और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाला कारक है। तो देखिए कारक चिन्ह जो है वो हमें याद रखने हैं, चिन्ह या विभक्ति एक ही होती है, ठीक है। कर्ता ने, जैसे उदाहरण दिया राम ने खाया, तो यहाँ ने शब्द आया है, तो इससे पता चल रहा है जो क्रिया कर रहा है वो कर्ता होता है। कर्म का चिन्ह होता है को, मोहन को बुलाया, जिस पर क्रिया हो रही है, जैसे किसको बुलाया, मोहन को बुलाया। कर्ण का अर्थ जो है चिन्ह होता है से या के द्वारा, बाण से मारा क्रिया का साधन होता है, जैसे मैं लिख रही हूँ कलम से, तो ये कलम क्या है, मेरे लिखने का साधन है, कर्ण है। संप्रदान के लिए, किसके लिए, माँ को फल दो, जिसके लिए हम क्रिया करते हैं उसको कहते हैं संप्रदान। अपादान का से, यहाँ पे भी से और यहाँ पे भी से, लेकिन ये वाला से अलग होने का भाव प्रदर्शित करता है। जैसे छत से गिरा तो छत से अलग हो गया, अलगाव दर्शाता है। संबंध का चिन्ह होता है काके की, राम का बेटा संबंध दर्शाएगा। अधिकरण में पर, मैदान में खेला, स्थान या समय को बताता है। संबोधन हे राम सुनो पुकार को दर्शाता है। अब देखिए जो बेसिक चीजें हैं संज्ञा की वो हमने देख ली। अब हम सुपर 50 PYQs करते हैं जो परीक्षा के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं को करने से हमें समझ में आएगा कि संज्ञा के प्रश्न किस प्रकार के आएंगे। क्योंकि ये परीक्षा पहली बार आयोजित हो रही है तो इसका कोई भी विगत भर्ती परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं है, इसीलिए बाकी सारी परीक्षाओं के अंदर संज्ञा से रिलेटेड जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो सब मैंने आपके लिए सागर में से चुन के मोती इकट्ठे किए हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। विगत वर्षों की भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न 2024 से 2011 तक की भर्ती परीक्षाओं में क्या क्या पूछे गए हैं। पहला नंबर प्रश्न देखिए,
व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ऐसा कौन सा वाक्य है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में है लेकिन उसका प्रयोग जातिवाचक के रूप में हुआ है? देखिए पहला ही ऑप्शन अगर हम ध्यान से देखें, देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद जो है, जयचंद, क्या ये किसी व्यक्ति का नाम है? बिल्कुल, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहां मैंने आपको क्या बताया, ऊपर बताया था, नियम बताया था कि जब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम बहुवचन बना देते हैं, जयचंद को हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया जयचंदों। तो यहाँ पे जैसे ही हमने इसमें जयचंद को जयचंदों में कन्वर्ट किया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में कन्वर्ट हो गई, ये जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो गई। और यही हमारा आंसर है, देश में जयचंदों की कमी नहीं है। डेप्यूटी जेलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 की परीक्षा के अंदर पूछा गया है। तो देखिए सीधे प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछे जा रहे, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। आपको उदाहरणों के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व करना होगा और सबसे और सटीक तरीका यही होता है परीक्षा में सिलेक्शन लेने का कि आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करें। और पीवाईक्यूज एक स्थान पे आपको इसी चैनल पर मिल रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जातिवाचक संज्ञा जो है वो भाववाचक संज्ञा बनाती है, लेकिन कैसे बनाती है, प्रत्यय जोड़ देती है। जातिवाचक संज्ञा के अंदर अगर हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा बन सकती है। डेप्यूटी जेलर के परीक्षा के अंदर 2024 में ये पूछा गया। तो देखिए जब भी हम संज्ञा का प्रश्न करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि चारों ऑप्शंस हमें पढ़ने, कभी भी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट रटा हुआ आंसर हमें टिक कर देना, कभी कभी उसमें भी गलती हो जाती है। हमें देखना है कि क्या शब्द है। तो यहाँ देखिए, यहाँ शब्द है दास और प्रत्यय है त्व। तो दास क्या है, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक। तो दास होना क्या है, एक दास जाति होती है। तो बिल्कुल कठोर शब्द, ये किस, इसमें मूल शब्द क्या है, देखिए दूसरे ऑप्शन में कठोर। और कठोर होना क्या है, कठोर होना, मृदु होना, ये किसी चीज का क्या है, विशेषण। तो ये विशेषण से बना हुआ है। तीसरा है सजावट, तो सजा या सजाना ये क्या होती है, क्रिया। तो ये क्रिया से बना हुआ है। चौथा है ऑप्शन हमारे पास ममत्व, तो ये मम से बना हुआ है। और मम क्या होता है, एक सर्वनाम। हमें क्या पूछा था, क्या विशेषण से पूछा था, ऐसा शब्द पूछा था जो विशेषण से बन रहा है, नहीं। क्रिया से बन रहा है, नहीं। सर्वनाम। हमें पूछा था जातिवाचक संज्ञा, तो दास क्या था, दास जातिवाचक संज्ञा थी, उसमें त्व प्रत्यय जोड़ने से वो भाववाचक बन गया। तो हमारा आंसर होगा दासत्व। ठीक है, एक एक क्वेश्चन जो है वो पूरा डिटेल में इसलिए समझा रही हूं ताकि ये जो ऑप्शन है ये आपके दिमाग में पूरे तरीके से क्लियर हो जाए, और इनमें से कुछ अगर परीक्षा में आ जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा आपके लिए। सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्द। अब देखिए सर्वनाम से भी तो संज्ञाएं बनती है। मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम शब्दों के अंदर कुछ प्रत्यय जोड़ देने से कौन सी संज्ञा बनती है, सर्वनाम से सिर्फ भाववाचक संज्ञा बनती है। तो देखिए पहला नंबर शब्द देखते हैं, तो पहले नंबर शब्द के टुकड़े करते हैं। तो तिरह प्लस कार, दूसरा है धिक प्लस कार। चारों शब्दों का विच्छेद करना बहुत जरूरी है, आपको प्रत्यय निकालने आने चाहिए। अच्छा ही शब्द का विच्छेद क्या होगा, अच्छा प्लस आई। ठीक है, और चौथा है अहम प्लस कार। तो यहां देखिए आप चारों शब्द अगर देखते हैं तो ये जो दोनों शब्द हैं ये तो क्रिया को प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी ये क्रिया से बनी हुई संज्ञाएं हैं। और अच्छा होना, अच्छा होना क्या है, किसी की विशेषता, तो ये विशेषण से बनी हुई है। और अहम शब्द क्या है, अहम शब्द मैंने आपको बताया था, ऊपर भी बताया था, अहम शब्द का अर्थ होता है मैं। अहम का अर्थ क्या होता है, मैं। तो मैं क्या है, सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को हम प्रयोग में लाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और इन सर्वनाम शब्दों में कुछ प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है, संज्ञाएं बन जाती है। तो यहाँ आंसर होगा अहंकार। तो देखिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना बहुत ही जरूरी है। डेप्यूटी जेलर की परीक्षा में पूछा गया, कोई आसान क्वेश्चन नहीं आ रहा है। संज्ञा टॉपिक सिर्फ नाम ही आसान है उसका, प्रश्न देखिए किस प्रकार से घूम के आ रहे हैं, अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा पूछा गया है। सीईटी 2024 की परीक्षा है जो 24 अक्टूबर को शिफ्ट 2 में हुई थी, उसके अंदर क्या प्रश्न पूछा गया था, भाववाचक संज्ञा। तो देखिए क्या अपना शब्द भाववाचक संज्ञा है, नहीं। अपना शब्द क्या है, एक सर्वनाम है। दूरी शब्द ये भाववाचक है। मीठा होना क्या है, किसी चीज का गुण है, किसी चीज की विशेषता है, तो ये जो है विशेषण है। और बूढ़ा होना ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। और हमें क्या पूछा था,
हमें पूछा था भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा हो गया दूरी। ये दूर, दूर होने का भाव है इसमें, दूर होने की क्या बता रहे हैं, स्थिति बता रहे हैं, दूरी। तो ये शब्द हो गया हमारा आंसर। देखिए 5वां नंबर प्रश्न हमें पूछा जा रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। ये भी सीईटी की 12वीं लेवल की परीक्षा के अंदर पूछा गया था। ये शिफ्ट 1 में था, वो शिफ्ट 2 में था। हर एक परीक्षा में हिंदी आ रही है और संज्ञा भी आ रही है। देखिए जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। दौड़ शब्द क्या है, दौड़ शब्द क्या है, क्रिया है। सभा क्या है, सभा है समूहवाचक संज्ञा, जो कि जातिवाचक का ही एक टाइप है। मित्रता क्या है, मित्रता है भाववाचक संज्ञा। और तूफान क्या है, यही हमारा आंसर है, तूफान है जातिवाचक संज्ञा। तूफान शब्द जब हम बोलते हैं तो हमें पता चलता है कि कितने ही प्रकार के तूफानों का जो है वो नाम हम ले सकते हैं। तूफान शब्द से हमें जाति का पता चलता है। तूफान जिसमें आंधी भी होती है, धूल मिट्टी होती है, बिजली होती है, ये सब चीजें होती है। देखिए तूफान शब्द जिस प्रकार से हमने 2023 के अंदर बिपरजॉय तूफान को देखा, मोचा तूफान 2024 के अंदर आया था, इस प्रकार से बहुत सारे तूफान आते रहते हैं। तो तूफान शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, हमें ध्यान रखना है। पूरी जाति का बोध करवा रहा है तूफान का। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। देखिए मीठा होना, क्या मीठा होना भाव है, नहीं, ये तो विशेषण है भैया। ये क्या है, किसी चीज की विशेषता है कि मीठा गुलाब जामुन, ठीक है। निज, निज यानी खुद का, अब खुद की बात हो रही है तो ये क्या है, ये है सर्वनाम। अब देखिए गर्मी, गर्मी यानी गर्म होने का भाव, यही हमारा आंसर है और हमें यही पूछा था। भाववाचक संज्ञा एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बार बार घुमा घुमा के पूछा जाएगा। और मित्र क्या होता है, मित्र जाति होता है। मित्र जाति यानी जातिवाचक संज्ञा होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गर्मी, ठीक है, क्योंकि गर्म होने का भाव है। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब आपको ढूंढना है कि कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सीईटी 2024 की परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए विद्वान होना एक जाति है, जो भी इंटेलिजेंट होते हैं उन सभी लोगों को हम विद्वान कहते हैं। गांव भी जाति है, गांव एक जाति है। जो अलग अलग गांव अगर नाम ले लेते हैं तो व्यक्तिवाचक हो जाता है, लेकिन जातिवाचक है। सती, ऐसी स्त्रियां जो कि एक ही प्रकार से अपने पति के मरने के बाद में एक प्रथा को चलाती है, उन्हें सती कहते हैं, तो ये भी जातिवाचक है। लेकिन ठगी, ये जो है ये भाव को प्रदर्शित कर रहा है, ठगने के भाव को प्रदर्शित कर रहा है, इसीलिए ये कौन सी संज्ञा है, ये है भाववाचक संज्ञा। और हमें यही पूछा था कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें है या नहीं है, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो नहीं है तो ये तो तीनों है ही, ये जातिवाचक ही है और ये भाववाचक है, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, सीईटी 2024 की 27 सितंबर की ये जो परीक्षा थी शिफ्ट 2 की, उसमें पूछा गया चाल शब्द जो है किस संज्ञा का उदाहरण है। देखिए मैंने आपको भाववाचक संज्ञा जब आपको ऊपर पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि भाववाचक संज्ञाओं के अंदर अवस्था, गुण, दशा, स्थिति, ये शब्द आते हैं। अगर आपको ये भी सब कुछ नहीं याद रखे तो मैंने आपको एक शब्द इंपॉर्टेंट लाइन बताई थी, ट्रिक बताई थी कि जिन शब्दों को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम भाववाचक कहते हैं। तो चाल, ये चलना से बनी है, ठीक है, चलना क्या है, क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है चाल, ठीक है। ये जो है भाववाचक संज्ञा, आंसर भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, ये जेएलओ जूनियर लीगल ऑफिसर 2023 की पेपर 4 जो जनरल हिंदी अंग्रेजी का होता है उसमें पूछा गया कि जातिवाचक संज्ञा हमें छांटनी है। तो देखिए भिन्नता, ये जो है भिन्नता यानी डिफरेंशिएशन करना, किसी चीज को बहुत अलग अलग करना, किसी की बुराई करना, किसी की मूर्खता करना, ये तीनों ही कौन सी संज्ञाएं हैं, ये है भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं हैं। जबकि पशु, पशु एक जाति है, जानवर जितने भी होते हैं उन्हें हम पशु नाम से पुकारते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा, यही हमारा आंसर है। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, जिस वाक्य में संज्ञा शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं। संज्ञा शब्द नित्य एक वचन में होते हैं, कौन कौन से में, एक तो व्यक्तिवाचक में और एक भाववाचक के अंदर, लेकिन जातिवाचक संज्ञाएं बहुवचन होती है। लेकिन हमें यहाँ थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया है। जेएलओ की परीक्षा के अंदर 2023 में पूछा गया था कि ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसके अंदर एक वचन संज्ञा है, बहुवचन नहीं है। देखिए मेले में बहुत भीड़ थी, यहाँ पे एक शब्द मैं छाट रही हूँ भीड़। ये जो भीड़ शब्द है, ये भीड़ शब्द नित्य रूप से एक वचन है, ये आपको ध्यान रखना है
क्योंकि ये कौन सी संज्ञा को प्रदर्शित कर रहा है, ये समूहवाचक संज्ञा को प्रदर्शित कर रहा है। भीड़ शब्द का अर्थ क्या होता है, लोगों का समूह। भीड़ का अर्थ क्या है, लोगों का समूह। तो भीड़ एक वचन मानी जाती है। देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि समूहवाचक संज्ञा है। अगर मैं बात कर लूं सेना की, किसकी बात कर लूं, सेना की, या मैं बात कर लूं कक्षा की, ठीक है, या मैं बात कर लूं झुंड की, ये सभी शब्द एक वचन माने जाते हैं। सेना के अंदर बहुत सारे सैनिक होते हैं, लेकिन माना क्या जाता है, एक वचन माना जाता है। तो ये भीड़ शब्द एक वचन है। अब देखिए समाचार, होश और लोग, यहाँ पे 3 शब्द हैं। समाचार, दूसरा है होश और तीसरा है लोग। ये तीनों ही चीजें जो आए ये नित्य बहुवचन है। ये नित्य क्या मानी जाती है, बहुवचन मानी जाती है। जैसे समाचार सुनाया गया नहीं होता। कभी भी आप इस वाक्य को प्रयोग में ला करके देख लीजिए, समाचार सुनाया गया, ये बिल्कुल गलत है। समाचार सुनाए गए, ठीक है। होश उड़ गए या होश उड़ गया, वाक्य में भी प्रयोग करके हम देख सकते हैं। लोग इकट्ठे हुए या लोग इकट्ठा हुआ। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि तीनों बहुवचन है। हमें पूछा था कि बहुवचन कौन सा नहीं है, तो हमारा आंसर होगा मेले में बहुत भीड़ थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भीड़ जो है वो समूहवाचक संज्ञा और नित्य एक वचन होती है। 11वां नंबर प्रश्न देखिए, ये जेएलओ की परीक्षा में ही पूछा गया था। निम्नलिखित में से विशेषण शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि भाववाचक संज्ञा मोस्ट ऑफ पूछी जा रही है, इसलिए आपको इसको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि विशेषण शब्द से बनी हुई भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो यहाँ देखिए पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है मिठास। तो मिठास शब्द के अंदर कौन सा शब्द है, देखिए मीठा। दूसरा है एकता। एकता में मूल शब्द क्या है, एक। और इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन के अंदर लास्ट शब्द है अच्छाई। अच्छाई का मूल शब्द क्या है, अच्छा। तो देखिए मीठा होना या एक होना या अच्छा होना, ये क्या है, ये तीनों विशेषण है कि नहीं है। मीठा गुलाब जामुन, एक लड़का, अच्छा लड़का। तो इस प्रकार से देखिए ये सब तीनों चीजें विशेषण। हमें यही पूछा था कि विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा, मीठा के साथ में मिठास बन गई, एकता बन गई और अच्छाई बन गई, तीनों भाववाचक संज्ञा। आंसर यही है। अब तीनों ऑप्शन नीचे वाले भी समझा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। पहला देखिए यहाँ लिखा है ममत्व। ममत्व में मम शब्द है जो कि एक क्या होता है, ये होता है सर्वनाम। तो यही आंसर गलत हो गया। दूसरा है यहाँ सुझाव। सुझाव शब्द जो है ये सूझ से बना है और सूझ क्या है, एक क्रिया है। तो यहीं पे ये गलत हो गया। सुंदरता, ये सुंदर शब्द जो है ये विशेषण है, लेकिन यहाँ अपनत्व शब्द के अंदर जो अपना है ये क्या है, सर्वनाम। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना था जिसके अंदर तीनों शब्द विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा हो। तो विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं तीनों यही है, मीठा, एक और अच्छा। ये तीनों विशेषण शब्द है और इन तीनों से बनी हुई भाववाचक संज्ञा यहाँ पर है। 12वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है। वापस भाववाचक पूछ रहे हैं आपको। मोहन क्या भाववाचक है, नहीं, मोहन तो किसी व्यक्ति का नाम है। गंगा क्या भाववाचक है, बिल्कुल नहीं, गंगा किसी नदी का नाम है, व्यक्तिवाचक हो गई। बचपन, हाँ, बच्चे होने का जो भाव होता है वो बचपन कहलाता है और योग्य होने की जो क्षमता होती है वो योग्यता कहलाती है। यही हमारा आंसर है। पहाड़ जो है जातिवाचक संज्ञा है। हमें भाववाचक पूछे थे तो ये दोनों शब्द ऐसे हैं जिसमें भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। 13वां नंबर प्रश्न देखिए, भाववाचक संज्ञा सीईटी की परीक्षा के अंदर पूछा गया। गाय भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल नहीं। गाय क्या है, एक जाति को प्रदर्शित करता है। होली एक विशेष त्योहार को प्रदर्शित करता है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। हिमालय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि एक विशेष पर्वत का नाम है। मित्रता जो है मित्र होने का भाव होता है, इसीलिए यही आंसर रहेगा। 14वां नंबर प्रश्न देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के। ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें व्यक्तिवाचक है सारे, यानी पर्टिकुलर किसी जगह का, व्यक्ति का, स्थान का नाम होना चाहिए। गंगा, हाँ बिल्कुल, गंगा विशेष नदी का नाम है, लेकिन तालाब जो है जातिवाचक हो गया, यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। बकरी ये तो जातिवाचक ही होता है, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं है। जनवरी, हाँ विशेष महीने का नाम होता है। पृथ्वी, हाँ विशेष ग्रह का नाम। चांदनी चौक, हाँ विशेष स्थान का नाम। और प्रदीप किसी विशेष व्यक्ति का नाम। हमारा ऑप्शन यही रहेगा। हमें पूछा था कि सारे ही ऑप्शन जिसमें जितने भी सारे शब्द दिए सारे व्यक्तिवाचक होने चाहिए, तो यही हमारा आंसर रहेगा। 15वां नंबर प्रश्न देखिए, जातिवाचक संज्ञा से बने भाववाचक संज्ञा शब्द। देखिए घुमा घुमा के पूछ रहे हैं आपको, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा पूछ रहे हैं। तो देखिए मिठास शब्द का मैंने यहाँ पे विच्छेद कर दिया था, मीठा, और मीठा क्या होता है, विशेषण होता है।
सजावट के अंदर सजाना शब्द होता है जो कि एक क्रिया है। ममता के अंदर मम शब्द है जो कि एक क्या है, सर्वनाम है। और हमें क्या पूछ रहे थे, हमें तो पूछ रहे थे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बताओ। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है, बूढ़ा, ये जातिवाचक है, और बुढ़ापा ये क्या हो गई, भाववाचक हो गई। तो हमारा आंसर हो गया द, बुढ़ापा। 16वां नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब हमें ये छांटना है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो बताइए, गंगा क्या जातिवाचक है, नहीं, गंगा किसी विशेष नदी का नाम है, इसलिए ये तो व्यक्तिवाचक हो गई और यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि लड़का, पुस्तक और पहाड़ ये तीनों जातिवाचक है। 17वां नंबर प्रश्न देखते हैं, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। यानी वो है तो मेनली व्यक्तिवाचक, लेकिन जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुई। मैंने आपको क्या बताया, जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो जातिवाचक में प्रयुक्त हो जाती है। जैसा कि यहाँ लिखा है, देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। नटवर लाल शब्द जो है ये क्या है, नटवर लाल किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, लेकिन इसको बहुवचन बना दिया। यहाँ लिख दिया नटवर लालों। जैसे ही हमने नटवर लालों बनाया तो ये क्या बन गया, बहुवचन बन गया। तो जब किसी व्यक्ति को हम बहुवचन बना देते हैं, व्यक्ति तो एक ही है लेकिन उसे हम बहुवचन बना देते हैं, वैसे ही वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो यही हमारा आंसर होगा। ये पुलिस एसआई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। देखिए 18वां नंबर प्रश्न है, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब हमें तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 में पूछा गया कि भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। तो देखिए, मधुर से बनता है माधुर्य, मधुर से बनता है मधुरिमा, और मधुर से बनता है मधुरता, लेकिन माधुरी नहीं बनता, क्योंकि माधुरी तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माधुरी दीक्षित नाम की एक हीरोइन है, तो व्यक्ति विशेष का नाम है, वो भाव का नाम नहीं है। 19वां नंबर प्रश्न देखिए, सच्ची दोस्ती वही है जो संकट के समय काम आए, रेखांकित पद है। इसमें जो अंडरलाइन वाला वर्ड है वो कौन सी संज्ञा है। दोस्ती शब्द से हमें पता चल रहा है कि दोस्त होने का भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। 20वां नंबर प्रश्न देखिए, महात्म्य शब्द क्या है। महात्म्य शब्द जो है ये एक भाववाचक संज्ञा है जो कि महत्व से बना है। महान शब्द है इसका मूल, तो ये भाववाचक संज्ञा है। महत्व, महान होने का भाव, महत्व जो है भाववाचक संज्ञा है। 21वां नंबर प्रश्न देखिए, असिस्टेंट जेलर एग्जाम 2013 में पूछा गया कि कौन सा शब्द क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऐसा शब्द छांटना है जो क्रिया से नहीं बना हुआ होना चाहिए। जैसे पहला शब्द ऑप्शन देखिए, धुलाई, तो ये धुल है, धुलना, ये धुलना क्रिया है। दूसरा है धुनाई, तो धुनना ये भी क्रिया है। तीसरा है पिटाई, पिटना ये भी क्रिया है। लेकिन सफाई ये जो है ये साफ शब्द से बना है, और साफ क्या होता है, विशेषण। जैसे हम बात करते हैं कि साफ कमरा, तो साफ कमरा, कमरे की विशेषता है कि वो साफ है, तो ये साफ विशेषण से बना हुआ है। और हमें पूछा था कि ऐसा शब्द छांटो जो क्रिया से नहीं बना हुआ, यही हमारा आंसर होगा। 22वां नंबर प्रश्न देखिए, असिस्टेंट जेलर एग्जाम 2023 में पूछा गया, क्रिया विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी। अब की बार क्रिया से नहीं पूछ रहे, क्रिया विशेषण से पूछ रहे हैं। देखिए पहला शब्द है वीर, तो वीर क्या होता है, विशेषता होती है किसी चीज की। दूसरी शब्द है शीघ्र, हाँ शीघ्र होना, ये जल्दी, शीघ्र चलिए, ये क्या है, चलने की विशेषता है, क्रिया विशेषण, यही हमारा आंसर है। तीसरा है विविधता, विविधता में विविध शब्द है जो कि विशेषण है। एकता, एक है, ये विशेषण है। तो देखिए वीर है या विविध है या एक है, ये तीनों चीजें, ये जो तीनों शब्द हैं ये क्या है, ये तीनों तो विशेषण है। हमें पूछ रहा था क्रिया विशेषण, तो ये शीघ्र शब्द क्या है, ये है क्रिया विशेषण, और यही हमारा आंसर है। 23वां नंबर प्रश्न देखिए, जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऐसा शब्द छांटना है जो जातिवाचक से नहीं बना हुआ होना चाहिए। तो देखिए मजदूरी शब्द के अंदर कौन सा मूल शब्द कौन सा है, मजदूर। खुशहाली के अंदर कौन सा शब्द है, खुशहाल, ठीक है। तीसरा है दलाली, तो इसमें मूल शब्द क्या है, दलाल। और चौथा है चोरी, इसमें मूल शब्द क्या है, चोर। तो मुझे बताइए क्या मजदूर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बिल्कुल, मजदूर नाम से पता चल रहा है कि जो मतलब रोज मजदूरी पे जाता है। दलाल दलाली का कार्य करता है, चोर चोरी का कार्य करता है। ये तीनों ही शब्द जो है ये जातिवाचक है, जबकि खुशहाल होना ये विशेषण है,
ये विशेषण से बनी हुई जाति भाववाचक संज्ञा है, तो यही हमारा आंसर होगा। हमें पूछ रहा था कि जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ये तो तीनों जातिवाचक संज्ञाओं से ही बनी हुई है, एक ही विशेषण से बन गया। 24वां नंबर प्रश्न देखिए, जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी? वापस वही प्रश्न घूम घूम के देखिए किस प्रकार से पूछ रहे हैं। असिस्टेंट जेलर 2013 की परीक्षा के अंदर पूछा गया जातिवाचक से बना हुआ भाववाचक। तो देखिए शब्दों को तोड़िए, जैसे ही आपके पास शब्द आता है आप उसके 2 टुकड़े कर दीजिए, आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा। पहला शब्द देखिए लघुता, लघुता के अंदर मेन शब्द क्या है? लघु। नम्रता में मूल शब्द क्या है? नम्र। भातृत्व में क्या है? भातृ, जिसे हिंदी में हम भाई कहते हैं। और तीसरा है महत्व में महत। ठीक है, तो लघु होना या नम्र होना या महत होना, ये तीनों ही शब्द जो है ये किसे प्रदर्शित कर रहे हैं? विशेषण को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये भी विशेषण को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन भाई जो है भाई एक जाति है, भाई जातिवाचक संज्ञा है। भ्रातृ, संस्कृत का शब्द है भ्रातृ, उसे हिंदी में भाई कहते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई भाववाचक संज्ञा, यही हमारा आंसर होगा। 25वां नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? अब हमें वो शब्द छांटना है जो भाववाचक संज्ञा से नहीं बना हुआ विशेषण। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं व्यवहारिक शब्द जो है वो व्यवहार से बना है, बिल्कुल ये भी भाववाचक संज्ञा है। नैतिक शब्द नीति से बना है, ये भी भाववाचक है। आध्यात्मिक आध्यात्म से बना है, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन प्राथमिक शब्द जो है ये देखिए, इसका विश्लेषण भी मैंने कर दिया है कि ये भाववाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, ये तो एक विशेषण है। प्राथमिक शब्द खुद ही एक विशेषण है, ये किसी संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, जो प्रधान या प्रथम होने का भाव को दर्शाता है। और यह किसी विशेष भाववाचक संज्ञा से उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि स्वयं में एक मूल विशेषण है। प्राथमिक शब्द किसी गुण या अवस्था का भाव नहीं है, बल्कि एक श्रेणी या क्रम को दर्शाता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा से उत्पन्न नहीं हुआ है। इतनी सारी रामायण गाने का अर्थ सिर्फ एक है कि आपको याद रखना है कि प्राथमिक शब्द जो है वो मूल रूप से विशेषण है, वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। 26वां नंबर प्रश्न देखिए, इसमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी? असिस्टेंट जेलर की परीक्षा में पूछा गया था कि सर्वनाम से बनी हुई। तो देखिए अपना, बिल्कुल अपनापन, अपना होना, ये शब्द सर्वनाम है। पराया होना, ये बिल्कुल सर्वनाम नहीं। आप सोचेंगे कि अपना सर्वनाम है तो पराया भी सर्वनाम होगा, बिल्कुल नहीं। पराया शब्द एक विशेषण है, जैसा कि हम काम में लेते हैं कि पराया धन, कि स्त्री पराया धन है, तो धन के आगे पराया किस रूप में आया है? सर्वनाम रूप में नहीं आया, विशेषण रूप में आया है। अगला शब्द देखिए नैतिकता, तो नैतिकता जो है नैतिक शब्द से बनी है, तो नैतिक आचार विचार, ये भी विशेषण है। और समता शब्द सम से बनी है, समान भावना से बनी, ये भी विशेषण है। तो ये तीनों चीजें ही, ये तीनों शब्द देखिए, मैंने नीचे डिटेल भी लिख दी आपके लिए कि अपनापन शब्द सर्वनाम अपना से बना हुआ है। ठीक है, और हमें यही पूछा था, यही हमारा आंसर है कि कौन सा शब्द सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा है। परायापन, पराया एक विशेषण शब्द है, ना कि सर्वनाम। नैतिक भी एक विशेषण है और नैतिकता उस विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। समता एक विशेषण शब्द है और सम उससे बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से देखिए प्रश्नों को घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। 27वां नंबर प्रश्न देखिए, इनमें विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी है? आपको भाववाचक संज्ञा को बहुत अच्छे से समझना है। विशेषण से बनेगी, जातिवाचक संज्ञा से बनेगी, क्रिया से बनेगी, क्रिया विशेषण से बनेगी, तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। इसीलिए मैंने आपको चारों ऑप्शन समझा रही हूँ। विशेषण यानी विशेषता बताने वाले शब्द। तो देखिए पहला शब्द क्या है? मातृत्व। मातृत्व का मूल शब्द क्या है? माता। शिशुता का मूल शब्द क्या है? देखिए शिशुता में शिशु है। छुटपन में शब्द क्या है? छोटा। और बचपन में शब्द क्या है? बच्चा। तो देखिए बच्चा होना एक जाति है, बच्चे बहुत सारे होते हैं। शिशु होना, बच्चा होना एक ही बात है। माता होना भी एक जाति है, लेकिन छोटा होना या बड़ा होना ये है विशेषण। तो ये विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है छुटपन। ठीक है। 28वां नंबर प्रश्न देखिए, विशेषण से बना हुआ संज्ञा शब्द, वही प्रश्न घुमा करके पूछ रहे हैं। देखिए पहला शब्द है ममता। ममता में शब्द क्या है? मम। और मम क्या होता है? ये सर्वनाम, ये तो सर्वनाम से बन गया। दूसरा है विशेषण सुंदरता, तो बिल्कुल सुंदर शब्द है और सुंदर शब्द विशेषण होता है और यही हमारा आंसर है। बिल्कुल सुंदरता आंसर है। बालपन में मूल शब्द क्या है? बाल। और लड़कपन में क्या है? लड़का। तो बाल और लड़का ये तो जाति को बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ है। हमें पूछ रहा था विशेषण से बना हुआ। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? असिस्टेंट जेलर के एग्जाम के अंदर पूछा गया था
हिमालय, हिमालय किसी पहाड़ का नाम है। गंगा किसी नदी का नाम है। नदी और पवित्रता जो है किसी भाव का नाम है। नदी हमारा आंसर होगा क्योंकि जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा है। 30वां नंबर प्रश्न देखिए, भाववाचक संज्ञा नहीं है। असिस्टेंट जेलर की परीक्षा में पूछा गया, भाववाचक संज्ञा नहीं है। स्नेह करना, घृणा करना, सत्य बोलना, ये तीनों भाव है, लेकिन नित्य जो है एक विशेषण के रूप में आया है, यहाँ भाववाचक संज्ञा नहीं है। 31वां नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा असिस्टेंट जेलर में पूछा गया। भाववाचक संज्ञा देखिए, पेड़ क्या भाववाचक है, बिल्कुल नहीं। पुस्तक क्या भाववाचक है, बिल्कुल नहीं। रजाई क्या भाववाचक है, नहीं। पढ़ाई, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते। पुस्तक को छू सकते लेकिन पढ़ाई को नहीं छू सकते। कौन सा शब्द संज्ञा है। RSMMB LDC की परीक्षा में पूछा गया, संज्ञा कौन सा है। क्या आर्थिक शब्द संज्ञा है, नहीं, ये एक भाववाचक संज्ञा है। क्या अपमानित शब्द संज्ञा है, नहीं, ये एक विशेषण है। क्या आदरणीय शब्द संज्ञा है, नहीं, ये भी एक विशेषण है। यहाँ अपेक्षा शब्द जो है वो संज्ञा के रूप में आया है। इसका नीचे मैंने डिटेल समझा दिया क्योंकि अपेक्षा एक भाववाचक संज्ञा शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी चीज की इच्छा या उम्मीद जो हम महसूस करते हैं उसे अपेक्षा कहते हैं। आर्थिक शब्द तो एक विशेषण है जो कि अर्थ से बना हुआ है। अपमानित किसी व्यक्ति की अपमानित स्थिति का बोध कराता है, जो भी एक विशेषण है। और आदरणीय योग्य व्यक्ति का वर्णन करता है, जो भी एक विशेषण है। 33वां नंबर प्रश्न देखिए, भाववाचक संज्ञा कौन सी है। RPSC SI की 2016 की परीक्षा के अंदर पूछा गया। तो जैसा बालक है, बालक तो है जातिवाचक संज्ञा। सुंदर भाववाचक संज्ञा, सुंदरता होती है। एक्चुअली सुंदर तो विशेषण होता है। सुंदर क्या होता है, सुंदर होता है विशेषण। हमें विशेषण नहीं पूछा, हमें भाववाचक संज्ञा पूछी है जो बच्चा से बना हुआ है, बचपन। ठीक है। 34वां नंबर प्रश्न देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। यानी मूल शब्द विशेषण होना चाहिए, यानी टुकड़े करने आने चाहिए। पहला शब्द है महत्व, इसमें महत शब्द है जिसका अर्थ होता है बड़ा, बिल्कुल बड़ा होना, छोटा होना, ये विशेषण होता है। सौंदर्य शब्द के अंदर मूल शब्द है सुंदर, तो ये भी क्या है, एक विशेषण है, बिल्कुल विशेषण से ही बना हुआ है। और तीसरा है प्राथमिकता, ये प्रथम शब्द से बना है जो कि विशेषण है, ये संख्यावाचक विशेषण है। तो ये तीनों ही शब्द जो है ये विशेषण है और यही हमारा आंसर है। 35वां नंबर प्रश्न देखिए, सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी है। सर्वनाम क्या है, यहाँ पे देखिए मम ऊपर से बार बार रिपीट हो रहा है। मम का अर्थ क्या होता है, मेरा, और मेरा क्या है, एक सर्वनाम, ये मम शब्द है, यही हमारा आंसर है। 36वां नंबर प्रश्न देखिए, क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो कमाना क्रिया है, लड़ना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, लेकिन भला, भलाई शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा है, ये क्रिया से नहीं बना है, ये भाव से बना है, भला करना। आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। यहाँ श्रवण कुमार किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है, श्रवण कुमार पैदा होते हैं, यानी श्रवण कुमार जैसे और भी बालक पैदा हो रहे हैं, ये जाति को प्रदर्शित कर रहा है, जातिवाचक संज्ञा। 38वां नंबर प्रश्न देखिए, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, कौन सा जो है संज्ञा है। ये राजस्थान पुलिस SI की परीक्षा के अंदर पूछा गया है। गरीबों पर दया करनी चाहिए, तो गरीबों क्या है, गरीबों एक कौन सी संज्ञा है, गरीब होने का भाव प्रदर्शित करने वाली कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, गरीब शब्द। तो यहाँ अवस्था सूचक विशेषण नहीं है, घुमा घुमा के पूछ रहे हैं आपको। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्वान विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी है। 3rd ग्रेड की परीक्षा के अंदर पूछा गया और RRB की एक्स जो 2011 की परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा गया। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा विद्वान से बनी हुई होता है विद्वता, ठीक है ना, ये याद रखना है। 40वां नंबर प्रश्न देखिए, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा क्या है। 3rd ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया। धोखा शब्द क्या है, धोखा है भाववाचक संज्ञा, सभी को पता है। 41वां नंबर प्रश्न भी 3rd ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया है कि यहाँ संज्ञा शब्द कौन सा है। देखिए, क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधित, बिल्कुल नहीं। क्रोधी, क्रोधी, क्रोधी नहीं, यहाँ आंसर होगा क्रोध, क्रोध। संज्ञा शब्द क्या है, क्रोध, क्रोध कौन सी संज्ञा है, क्रोध है भाववाचक संज्ञा। क्रोधी किसे कहते हैं, क्रोध करने वाला व्यक्ति, क्रोध करने वाला व्यक्ति। तो किसी की विशेषता हो गई, क्रोधित भी विशेषता हो गई और क्रुद्ध भी विशेषता हो गई। 42वां नंबर प्रश्न देखिए, संज्ञा का प्रकार नहीं है, व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक होती है, भाववाचक होती है, देशवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है। RTET की परीक्षा में पूछा गया था। 43वां नंबर प्रश्न देखिए, संज्ञा शब्द कौन सा है, राजस्थान BSTC की परीक्षा के अंदर पूछा गया। तो यहाँ देखिए, मूर्ख होना किसी की विशेषता होती है, प्रातः अव्यय शब्द है और विस्तृत होना विशेषण है।
बुराई शब्द एक भाववाचक संज्ञा है। 44वां नंबर प्रश्न देखिए, जिन शब्दों का रूप लिंग वचन और कारक के आधार पे बदलता है वो क्या कहलाते हैं? लिंग वचन कारक के आधार पे बदलता है तो वो विकारी कहलाते हैं, जो नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी कहते हैं। 3rd ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया था। 45वां नंबर प्रश्न देखिए, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम क्या है? सबसे पहले व्यक्तिवाचक का उदाहरण होना चाहिए, फिर भाववाचक का, फिर जातिवाचक का होना चाहिए। तो देखिए, दैनिक जागरण बिल्कुल व्यक्तिवाचक है, धुलाई भाववाचक है, धोने का भाव, और तूफान जातिवाचक है। यही हमारा आंसर होगा। 46वां नंबर प्रश्न देखिए, महात्म्य भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? ये विशेषण से बनती है, मैंने आपको बताया था। ये महत या महत्व शब्द से बनी हुई है जो विशेषण है। 47वां नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, इसमें सेना कौन सी संज्ञा है? 3rd ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया है, सेना कौन सी संज्ञा है? सेना है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में भी इसका नाम क्या है? समूहवाचक। 48वां नंबर प्रश्न देखिए, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? राजस्थान HM की जो परीक्षा हुई थी 2012 की, उसमें पूछा गया था भाववाचक संज्ञा का शब्द कौन सा है? मित्रता, इच्छा, पंडित और चलना। इच्छा क्या है? इच्छा भाववाचक संज्ञा नहीं है। पंडित भी जो है, पंडित जो विशेष जाति का बोध करवा रहा है, और चलना तो क्रिया है ही है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द कौन सा है? ये तो दौड़ यानी क्रिया से बना हुआ है, नहाना क्रिया है, खेलना क्रिया है, लेकिन विशेषण है शिष्ट। इसमें मूल शब्द क्या है? शिष्ट, जो क्या है? एक विशेषण है। तो ये शिष्ट शब्द विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। 50वां और अंतिम प्रश्न देखिए, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता है, इस वाक्य में विश्वास शब्द क्या है? ये राजस्थान 3rd ग्रेड की 2012 की परीक्षा के अंदर पूछा गया था। तो विश्वास क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, इस प्रकार से हमने अपने संज्ञा टॉपिक के सुपर 50 PYQs हमने सॉल्व किए, और मैंने एक एक प्रश्न की डिटेल आपको इसलिए समझाई है ताकि कोई भी प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आता है तो आपको कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े, सभी समस्याओं का समाधान आपके यहीं हो जाए। तो इस प्रकार से हमने इस टॉपिक को पूरा कवर कर लिया है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाली सीरीज जो है वो सारे ही आपके टॉपिक्स को अवेलेबल करवाएगी। जय श्री कृष्णा, थैंक यू।